नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं और जैसा माहौल देश भर में बन रहा है, उससे विपक्ष के माथे पर शिकन पड़ना स्वाभाविक है। राम तो पूरे देश के हैं, लेकिन राम का सियासी वरदान बीजेपी पर क्या खास रूप से पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के जरिए देश की 543 लोकसभा सीटों को कवर करने की प्लानिंग की है और उसके लिए 7 से 8 लोकसभा सीटों का एक क्लस्टर बनाया गया है और इस क्लस्टर के प्रभारी ऐसे स्थानीय नेता बनाए गए हैं जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर लोकसभा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे। वहीं इंडिया अलायंस लगातार बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में है। कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू कर चुकी है, लेकिन इस बार भी उत्तर प्रदेश को दरकिनार किया गया है। इस राज्य में 80 सीटें हैं, उसका क्या होगा? सॉफ्ट हिंदुत्व क्या विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा? इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में है और राम नाम धुनी सियासत के तमाम आका खूब जमाने में लगे हैं। बीजेपी अगर राम मंदिर पर भरोसा कर रही है तो कांग्रेस और आप जैसे दल भी सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थाम चुके हैं। हमारे देश को खूब बरकत दे, देश को खूब तरक्की दे। हमारा संकल्प है कि हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाया करेंगे। इससे सबकी तरक्की होगी, सबको सुख शांति मिलेगी, पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सियासी पिच पर उतरकर दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने का ऐलान किया है। ये घोषणा ऐसे वक्त पर हुई है जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सिर पर लोकसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी बेसिकली काम की राजनीति करती है। आज तक धर्म की राजनीति होती थी, आज तक जाति की राजनीति होती थी, आज तक भ्रष्टाचार की राजनीति होती थी, आज तक गाली गलौज की राजनीति होती थी, आज तक मारपीट की राजनीति होती थी, वायलेंस की राजनीति होती थी, मंदिर की मस्जिद की इसकी राजनीति होती थी। काम की राजनीति किसी ने नहीं की आज तक। हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन उसे इस दाव के जरिए सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि दक्षिण के राज्यों में पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में जबरदस्त जीत मिली है। इन दोनों राज्यों में एंटी सनातन और एंटी बिहार का मसला खूब चर्चा में रहा। बीजेपी ने अब की बार 400 के पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 50% के पार और एनडीए की सीटों की संख्या 543 सीटों के चुनाव में 400 के पार पहुंचाने का है। बीजेपी की स्थापना के समय से ही अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मार्च तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस राम मंदिर दर्शन अभियान के तहत अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों को अयोध्या ले जाने का प्लान बनाया है। ऐसे में जन सैलाब जुटेगा और इसके सियासी फायदे पर बीजेपी की नजर है। राम मंदिर हिंदू आस्था से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी की सियासत अपनी स्थापना के समय से ही इस मुद्दे के इर्द गिर्द रही है। अयोध्या और राम मंदिर के इर्द गिर्द 2 से 303 सीट तक का सफर तय करने वाली बीजेपी ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी का टारगेट 50% वोट शेयर पर भी है। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की है। वहीं बीजेपी यूपी में अयोध्या समारोह को सफल बनाने में जुटी है, तो उसका बहिष्कार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं और इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर नेता अयोध्या समारोह के समानांतर अपनी मिलती जुलती व्यस्तता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे
लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 85 में से 83 सीटें जीत ली थीं। देखना होगा कि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से कितना मिल पाती है। 1984 के चुनाव में भी यूपी के नतीजों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। 2014 और 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 2024 में बीजेपी के रास्ते में कम ही रोड़े नजर आते हैं। बसपा विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुकी है। कांग्रेस सपा में सीटों पर मोल भाव का अंत होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी को फायदा होना निश्चित होता दिख रहा है। बीजेपी का फोकस केंद्र और राज्यों की सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों पर भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की रणनीति लाभार्थियों तक पहुंचने और उन्हें सरकार की योजनाओं से हुए लाभ की याद दिलाने की भी है। इस बजट में इसकी भी झलक देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार? विपक्ष ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये कितना असरदार साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव में कई बार निर्णायक भूमिका में देखा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उसे नजरअंदाज करती हुई अपनी यात्राओं को वहां से मोड़कर किसी और जगह से निकल जाती है, लेकिन यूपी को टच करना भी जरूरी नहीं समझती। इसके क्या कुछ मायने हैं, इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिस पर आज तफ्तीश से चर्चा करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। गौरव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। अशोक यादव सपा प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। अनिल गर्ग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से राजनीतिक पार्टियां कहां पर किस तरह से गलती कर रही हैं और लोकसभा चुनाव में किन किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम लोकतंत्र में। शुरुआत में गौरव मिश्रा जी आप ही के साथ करूंगी। लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, एक ही इल्जाम आपके ऊपर लगातार बार बार ठोका जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को, 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को आपने इतना राजनीतिक बना दिया कि विपक्षी पार्टी उसमें शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या लग रहा है आपको, इस बार आपका राम जी बेड़ा पार लगाएंगे? को निमंत्रण गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भगवान राम के विरोध में जो कार्य किए हैं उसका खुला चिट्ठा जनता के सामने है। और दूसरा, उनको सबसे बड़ा भय ये सता रहा है जो 20% वोट जो अल्पसंख्यकों का है, जो मुसलमानों का है, वो नाराज न हो जाए, उसको भी साधते रहे और साथ ही साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का गेम भी खेलते रहे, दोषारोपण भी करते रहे, तो इससे हम बच जाएंगे। देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2024 के चुनाव से जो देखता है उसकी सोच बहुत ही संकुचित और बहुत छोटी है, उसका नजरिया बहुत ही छोटा है। मुझे लगता है उसको राजनीति करने का भी हक नहीं है। यहाँ से भारत की राजनीति पूरी वैश्विक होने जा रही है, पूरे विश्व का परिदृश्य बदलने जा रहा है, क्योंकि भगवान राम की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं 1000 वर्ष से जो दबा कुचला समाज था, और विशेष रूप से आजादी के बाद 1947 के बाद जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया भारत की मूल संस्कृति को, इन सारे दलों ने, कोई ऐसा दल नहीं है जिसने राम मंदिर बनाने में विरोध न किया हो, रोड़ा न अटकाया हो, चाहे जिस प्रकार से क्या हो, गोली से लेकर के बोली तक। नहीं तो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाया है सर आपने, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाया आपने। नहीं, ये पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट ने बुलवाया है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के स्वाभिमान को, राम को पुनर्स्थापित करने का एक संकल्प था जो सिद्ध होने जा रहा है और उसमें हम उत्सव मना रहे हैं। देश का प्रत्येक वासी उत्सव मना रहा है, लेकिन विपक्ष राजनीति खोज रहा है उसमें उसको राजनीतिक कैसे अस्तित्व दिखे उसके लिए संभावनाएं खोज रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जमीन खिसक चुकी है।
पिछले 2 चुनाव से विपक्ष का नेता भी ये नहीं बना पा रहे हैं, अभी 2024 में भी और बद से बदतर स्थिति होने जा रही है। ठीक है, ठीक तो है। सब मिलाकर के कवायद यही है। प्रदीप जी, क्यों लग रहा है आपको कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव है वो लड़ने की मंशा जाहिर कर रही है कि इस बार अगर 400 पार करने का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर मुद्दे को हथियार बनाकर? सर, ये देखिए, राम मंदिर जो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, ये कांग्रेस या विपक्ष नहीं कह रहा है। हम हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हमारे चारों शंकराचार्य जब ये कह रहे हैं कि ये प्रभु श्री राम का राजनीतिकरण हो रहा है, मंदिर पूरी तरह बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसके बाद कुछ भ्रष्टाचार क्या ये कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य जो हमारे ध्वजवाहक हैं, ये इन्हें हिंदू धर्म का ध्वजवाहक नहीं मानना चाहिए? क्या ये कहना चाहते हैं कि वो जो बातें कह रहे हैं वो असत्य है? हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के का निमंत्रण लोगों के द्वारा लोगों को निमंत्रण मिल रहा है, तो रजिस्टर लेकर तो ये बचेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जो आएगा ये विरोधी है वो विरोधी है वो विरोधी। आप ये बताइए कि आप होने दीजिए प्रभु श्री राम, तब इस देश में हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले पूरे देश में जो भी लोग हैं सब क्या बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये बताओ, आप लगातार राजनीति करने का प्रयास कर रहे हो, आप जिनके पास निमंत्रण पत्र भेज रहे हो, अपने कमीना मंत्रियों से कह रहे हो मत आना, वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, मत आना। मुरली मनोहर जोशी श्री अडवाणी जी को आप कह रहे हो कि नहीं वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कत आएगी, मत आना। जोशी जी कह रहे थे मैं तो आऊंगा, सही मत आना। तो जो आ रहे हैं आप लगातार उन्हें धक्के धक्के बाहर आ रहे हो, और जब दूसरे लोग माँ सरजू का आचमन करने हम जाते हैं, प्रभु श्री राम से हम के चरणों का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नस्ल उन पर हम पर हमला करते हैं, बल्कि हमारे झंडे भी जलाने का काम करते हैं। तो ये लगातार अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, आपको तो न्योता दिया गया था ना, आप लोगों को तो न्योता दिया गया था, आप लोग क्यों नहीं जा रहे सर? तो आप बताइए कि चारों शंकराचार्यों को भी इनका कहना है कि उन्होंने आमंत्रण दिया है। चारों शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर विधि विधान से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। इनका कहना यह है कि चारों शंकराचार्य जो हमारे ध्वजवाहक हैं वो हिंदू विरोधी हैं, वो उस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये तो साफ और स्पष्ट है कि क्योंकि मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी लोगों पर दिमाग हटाने का प्रयास कर रही है। ठीक है अशोक जी, क्या लग रहा है आपको, राजनीतिक कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? 24% लोगों को हमने गरीबी रेखा से विपक्षी दल नहीं कर रहे हैं। प्रदीप जी, 14 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा के नीचे बचे। ठीक है सर। और आप जो है राशन कार्ड के माध्यम राशन कितने लोगों को बांट रहे हो, ये बता दीजिए आप। ठीक है सर। अशोक जी, क्या लग रहा है, राम के नाम पर सियासत करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए वक्ता जी, राम के नाम पे सियासत ही है और कुछ नहीं सियासत के अलावा, क्योंकि इस देश का जो भी जनमानस है वो दबे जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इस देश के जो धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है, इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान हो रहा है। जिस तरह से खुलेआम ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग राम विरोधी हैं, ये लोग फला विरोधी हैं। जैसे नरसिम्हा राव साहब थे, उन्होंने कहा था कि यू कैन फाइट विद बीजेपी बट हाउ कैन यू फाइट विद लॉर्ड रावण। तो बीजेपी की क्या है कि ये भगवान राम को आगे कर देते हैं, ये राष्ट्र को आगे कर देंगे, धर्म को आगे कर देंगे। और आप जब बीजेपी की नीति बुराई करेंगे तो ये कहेंगे कि तो राम विरोधी हैं, ये तो राष्ट्र विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं। तो ये सब चीजें हम नहीं विपक्ष में हम लोग रह चुकी, इस चीजों को जनता भी दबे जुबान कहती है, खुल के नहीं कह पाती, क्योंकि लगता है भाई। लेकिन सर जनता पे किसका जोर चलता है, वो खुले जुबान में नहीं कह पाएगी, दबे में कहेगी। सर जनता तो बिल्कुल फ्री है, जनता जिसकी चाहे सुनेगी, जनता जिसकी ना चाहे नहीं सुनेगी, उस पर किसका जोर? देखिए जनता तो साफ तौर पर जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, लग रहा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर से ही कार्यक्रम को देखें, यहाँ ना आए, भीड़ ना ज्यादा बढ़ाएं, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता इस से नाखुश नजर आ रही है? देखिए वक्ता जी, मैं आपको ज्यादा नहीं बस छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। देखिए
राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब सरकार जाएगी छूट। ये इसका एक उदाहरण आज ही का आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उनकी जो वीडियो तैर रही है, आंवला की जो विधायक सॉरी सांसद जो उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम करा रहे थे और एक बुजुर्ग महिला से उन्होंने पूछा, माता जी आपको सब ठीक ठाक से पीएम आवास मिलते हैं? उस महिला ने क्या कहा? उस महिला ने अरे मंच पे उसने कहा कि नहीं, मैं इस पीएम आवास के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत दी। ये राम के नाम पे लूट भैया, वक्ता जी, ये राम के नाम पे लूट है। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये 11 अगस्त 2023 की है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। उसमें लिखा हुआ सीएजी की आडिट है कि 20 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्टर को बिना काम के भुगतान किया गया। जमीनों का हेरा फेरी घोटाला आप देख ही रही हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी का चीज पर चीज एजेंडा है कि राम को आगे कर दो, राष्ट्र को आगे कर दो, धर्म को आगे कर दो, ठीक है, ठीक है अनिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कहीं ना कहीं कि राम के नाम पर लूट सको तो लूट लो। क्या एजेंडा चला रही है भारतीय जनता पार्टी, लग रहा है आपको? क्योंकि हर विपक्षी पार्टी का एक ही सुर है, राम मंदिर के नाम पर लगातार लूटा जा रहा है जनता को। वक्ता जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन में हिस्सेदारी शुरू की थी, उस समय किसी को लगता था कि राम के साथ खड़े होने से फायदा होगा? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला था। कोई पार्टी इनके साथ अलायंस करने को तैयार नहीं थी, इनको साफाई कहा गया था। आज जब ये सफल है तो सबको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को ना मिले। आप मुझे बताएं, पूरी जनता में ये मैसेज है और इसमें कोई झूठ भी नहीं है कि अगर आज राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो इस आंदोलन के पीछे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की एक बड़ी भूमिका है। चाहे आंदोलन करने की बात हो, चाहे वो कुछ करने की बात हो, चाहे अदालत में अपने वकील खड़े करे राम मंदिर रामलला के पक्ष में मुकदमा लड़ने की बात हो। इसके विपरीत दूसरी पार्टियों का चित्र कैसा रहा रामलला जी और राम मंदिर के बारे में? जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार सेवकों को गोली चलाई थी, अनेक कार सेवक मर गए थे और उसके बाद भी उन्होंने खेद प्रकट करने की बजाय ये कहा कि अगर मुझे दोबारा भी जरूरत हुई तो मैं दोबारा गोली चलाऊंगा, मुझे कोई खेद नहीं है इनके मरने पर। कांग्रेस ने जब उनकी सेंटर में सरकार थी तो यही कहा कि राम तो काल्पनिक चरित्र है। बाद में लगा कि देश विरोध हो जाए तो एफिडेविट वापिस ले लिया। अब उनके जो बड़े बड़े वकील थे जो ये कह रहे कि बाबरी एक्सेस सबसे मुकदमा लड़ रहे थे, वो तो बाबरी एक्शन कमेटी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतने बड़े वकीलों को लाखों फीस दे सके, वो कांग्रेस की तरफ से ही लड़ रहे थे। तो ये बात देश की जनता में बड़ा स्पष्ट है कि अगर आज राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो इसके पीछे आरएसएस, बीएसपी और बीजेपी की एक बड़ी भूमिका है। निसंदेह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन इनकी मेहनत और इनकी भूमिका है और इसी के कारण इनको लग रहा है कि इनको तो मुख्य वहाँ पे जो ट्रस्ट है इनके ही लोग हैं, इनको मुख्य भूमिका में बुलाएंगे, इनको ज्यादा महत्व लोगों को भीड़ में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, उतना महत्व नहीं मिलेगा, इसलिए हम जाना नहीं चाहते। लेकिन इनको ये भी डर लग रहा है कि राम जी के पार है, देश में इतने ज्यादा 120 करोड़ सनातनी है, कल को हम राम मंदिर का विरोध करेंगे तो हमारा वोट बैंक ना कट जाए। ठीक है, ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं अनिल जी, क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी? जी प्रदीप जी। मैं राजनीतिक विश्लेषक भी श्री अनिल गर्ग जी ने बहुत अच्छी बात कही। इन्हें बताना चाहिए देश को ये कि सेतु समुद्र योजना किसके कार्यकाल में आई थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आई थी और वो एफिडेविट किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में दिया था। और ये बात कम से कम असत्य नहीं, अगर जानकारी नहीं है तो इन्हें बताना चाहिए, जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो देश से नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी लड़ाई किसने लड़ी थी? इसकी पूरी लड़ाई लड़ी थी निर्मोही अखाड़ा। आज निर्मोही अखाड़ा कहाँ पे है ये बताना चाहिए था। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने और अयोध्या में बनना है, ये पूरे देश में जिसको क्या आपत्ति हो सकती है? हम अयोध्या से आते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अयोध्या के शहर के रास्ते नहीं जानते होंगे, हम अयोध्या जनपद के निवासी। हम बता रहे हैं कि हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाला हर शख्स उसके दिल में राम है, हमारे आराध्य राम। इनके लिए प्रभु श्री राम राजनीति का कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ठीक है, आप बताइए अनिल जी, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं तो आप प्रभु श्री राम की आदतों पे चलने की बात करते हैं।
सबरी के मेयर पर भी बात करनी होगी क्या? जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों रहती है? बेरोजगारी के मुद्दे पर मौन क्यों रहती है? किसानों को अराजक, किसान जब अपना हक मांगता है उन्हें आतंकवादी, उन्हें अराजक कहने की बात का दुस्साहस कौन करता है? उनके सीने पर गाड़ी चलाने वाले गुंडे जो है राज्यमंत्री का समर्थन कौन करता है? ठीक, जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी। अनिल जी, राम सेतु परियोजना 2007 में आई थी। 2007 में सेंटर में मेरे को लगता है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। एफिडेविट 2008 में फाइल किया गया था, तब तो मुझे लगता है मनमोहन सिंह की सरकार थी। आप जरा प्रदीप जी, अनिल जी, ऐसे नहीं सर, एक एक करके बात को रखिए, मैं भी समझ पाऊं कि आखिर आप कह क्या रहे हैं सर। और ये ऐसे देवे हम ये अटलदारी बात नहीं की सरकार पर देश को गुमराह करना बंद करिए। प्रदीप जी आराम से सर, मुझे इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती डबल क्रॉस करने की। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। अब बताइए, अभी गूगल अगर बोलेंगे तो फायदा नहीं है, मैं चुप हो जाता हूँ। प्रदीप जी जानते नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानकारी कर लीजिए, अगर जानते हैं तो देश को गुमराह करना बंद करिए। प्रदीप जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, राम सेतु परियोजना 2007 में आई थी, उसमें किसकी सरकार थी? सरकार ने 2008 में दिया था, इस पर टेक्निकल फॉल्ट दिया गया। ठीक है सर, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। प्रदीप जी और अनिल जी, जिस सवाल का जवाब मैंने पूछा है उसका जवाब दें सर आप। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तो आप लड़का रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया। अगर हिस्सा लिया तो आप देखें कि हमने हिस्सा लिया। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। आप कहिए ना इस मन से कि राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आप भी आंदोलन रखते, आप भी प्रयास रखते और आपका प्रयास रहा। आप कहिए, इसमें क्या अर्ज है? आप बताइए ना, कब कब आपने सहयोग किया, कब कब आपने लड़ाई लड़ी, कब कब आप इस काम पे लगे। और एसपी के साथी भी कहना चाहे तो बता दे। अगर देश की जनता भ्रमित है कि सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व वाले लोग लगे थे और आप लोग नहीं लगे थे, ऐसा मानते तो आप उसका भ्रम दूर करिए। दूसरा, आपने कहा कि निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा था। देखिए, इसमें तो बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से जो वादी था वो तो आज राम मंदिर का स्वागत कर रहा है, उल्टा वो तो निमंत्रित कर होकर जाएगा अभी। आप समझो ना, बदलती हुई परिस्थितियां, बदलते हुए हमारे आप पीछे ही शंकराचार्य अगर नहीं जा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा रहे, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए नहीं जा रहे, उनको ये मिलेगा और इसलिए भी नहीं जा रहे। आप मानिए ना मानिए, इसलिए भी नहीं जा रहे। आपको अपना वोट बैंक बताने का क्या है? आपको लगता है कि आप अभी एसपी के साथ कैसे जाएंगे? हमारे बदमाश हैं, आप उन्हें ये कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो नहीं जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जीत की संजीवनी ढूंढ रही है? माने इसे सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कर दिया कि राम मुद्दा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर नकारे भी तो भी विपक्षी पार्टियों ने ये कह दिया कि राम मुद्दा, राम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उसका है। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, और क्या आपको लगता है कि ये जो न्याय यात्रा निकल रही है इससे कोई असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? निश्चित तौर पर इस देश पे और कम से कम कांग्रेस पार्टी और देश के नागरिकों के लिए प्रभु श्री राम मुद्दा नहीं, वो हमारे आराध्य हैं। और जब बात करते हैं, जब हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत पड़ती है कि भारत का किसान काले कानून को वापस करने की बात करता है तो किसान सरकार उन्हें आतंकवादी कहती है, उन्हें द्रोही कहती है, ऐसा गुंडा कराया है, मध्यम के सीधे पर गाड़ी चला देता है और सरकार मुंडे राजनीति के बेटे के समर्थन में खड़ी नजर आती है। इसलिए न्याय यात्रा की जरूरत है कि 10 लाख करोड़ रुपए ये अपने पूंजीपति साथियों का तो माफ कर देते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली पर जब कर्जदारी बात कर रहा हो तो उन पर लाके चलाते हैं। इसलिए बात करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुका है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मौन रहती है। इसलिए बात करते हैं कि जब हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाले हमारी महिला खिलाड़ी जब न्याय की बात करती है तो ये सरकार अपने गुंडे शासक के साथ खड़ी न जाती है। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा
की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या प्रदीप जी एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने इस बात को लेकर निकाली कि इस तरह के मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे, जनता देखे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा घूम घूम कर कई दिनों तक पैदल चलकर इस पूरी यात्रा को किया, लेकिन इस यात्रा का फायदा विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इसका फायदा जनता ने राहुल गांधी को दिया। अब आपको लग रहा है कि न्याय यात्रा किसी तरह से लोकसभा चुनाव में कोई फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि राजनीति में कोई भी कदम आप उठाते हैं तो किसी बिना फायदे के तो नहीं उठाया जाता सर। दक्षिण के द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो गए या नहीं बंद हो गए? हाँ, अब पूर्वोत्तर राज्यों में जब मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पूरा जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य बोला था क्या? प्रदीप जी आप मुद्दे से भटक गए, प्रदीप जी आप मुद्दे से भटक गए। मैंने आपसे क्या सवाल किया सर? आप मुद्दे से भटक गए। मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ और सर जवाब आप क्या दे रहे हैं सर? बताइए। हम बता रहे तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ। आप बताइए कि आप हिंदी भाषी राज्यों की बात नहीं ठीक है, अगर आप दक्षिण की बात कर रहे हैं सर तो क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में दक्षिण को पूरी तरीके से अपना मजबूती देने के बाद आपको लगता है कि उत्तर को छोड़ देंगे तो आप जीत को हासिल कर लेंगे? उत्तर को इंडिया कि भारतीय ये उत्तर दक्षिण की लड़ाई क्यों सर? लोकसभा में तो उत्तर दक्षिण नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करेगी और देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने, देश की महिलाओं ने इनके झूठ का जवाब देने का मन बना लिया है। इसलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं समझाएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। तो फिर आपने क्यों टच नहीं किया? उत्तर प्रदेश से तो निकल के ही नहीं जा रही है आपकी यात्रा सर। सर जानकारी अगर आपको ठीक कर लीजिए, आप 11 जिलों से निकल के जा रहे हैं। हाँ, 11 जिलों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल के जा रही है। नंबर एक बात। नंबर दो बात हम ये कह रहे हैं कि जब हम यहाँ की महिलाओं की बात करते हैं तो सरकार कुलदीप सेंगर की बात करती है, चिन्मया नंद की बात करती है। जब हम किसानों की बात करते हैं और उनका बात करते हैं तो अपने गुंडे और मंत्री के साथ खड़ी जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुंडे और ट्रोलर उन्हें अराजक, आतंकवादी, देश को ही बताते हैं। जब नौजवान बेरोजगार नौजवान जब रोजगार मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर लाठियां चलाती है। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत है। निश्चित तौर पर यह मानिए कि इंडिया अलायंस देश की आवाम को बस खड़ा है और देश की आवाम ने मन बना लिया है कि ये झूठ का पर्दाफाश होगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुधार। ठीक है, हमारे साथ सपा के जुड़े हुए हैं अशोक जी। अशोक जी आपका एक फॉर्मूला अलग है, पीडीए को चलेंगे लेकर साथ, पीडीए के फॉर्मूले के साथ चलेंगे। लगता है आपको कि पीडीए को साधने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से आप उस हिसाब से लड़ सकते हैं जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में लड़ने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया अलायंस में किसी तरह की बात बनती तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये वक्ता जी इंडिया अलायंस में पूरी बात बन गई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज आरएलडी और सपा का अलायंस का मामला क्लियर हो गया। एक दो दिन में कांग्रेस से भी मामला साफ हो जाएगा। फिर कोई बचा नहीं यूपी में कि जिससे हमारा कोई सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद हो। देखिए, दूसरी बात जो पीडीए की बात आप कर रही हैं, तो पीडीए के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिया, लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उनके साथ? उनके भर्तियों को, उनके आरक्षण को सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाने का काम किया किसी सरकार ने तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। आज भी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोग प्रताड़ित हो रहे लखनऊ में, जिसमें 16 से 17,000 शिक्षकों की आरक्षण डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने लगातार पिछड़े समाज को, दलित समाज को समाज के हाशिए पर ढकेलने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। आपको पता होगा इन्होंने एक अग्निवीर योजना लाई थी। गुप्ता जी मैं इस चीज को बताऊंगा आपको कि अग्निवीर योजना क्यों इन्होंने लाई। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने देखा कि भारतीय सेना की नौकरियों में सबसे ज्यादा जो रिक्रूट हो रहे हैं, जो सैनिक पदों पे, वो पिछड़े समाज के लोग हो रहे हैं, दलित समाज के लोग हो रहे हैं। इनके घरों का एम्पावरमेंट हो रहा है, इनका विकास हो रहा है। उन्होंने टारगेट करके सोचा कि इनको कैसे विकास की मुख्य धारा से हटाना है। उन्होंने भारतीय सेना की नौकरी को इन्होंने ठेके पर रख दिया, अग्निवीर बना दिया। अब इससे ज्यादा पिछड़ों के ऊपर क्या कुठाराघात करेंगे? ये उनके नौकरियां छीन रहे हैं, उनके आरक्षण छीन रहे हैं, उनके विधायक के पीए
उस आदिवासी समाज के बच्चों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। इससे घृणित कार्य क्या हो सकता है वक्ता जी? इसके बावजूद ये कहते हैं हम पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं। आप पिछड़ों के हाथ में सिर्फ भीख का कटोरा देना जानते हैं। 5 किलो राशन की भीख का कटोरा दे के पिछड़ों को सोच रहे हैं कि ये याचक बन के हमारे सामने ठीक है खड़े रहेंगे। अब आप कांग्रेस पार्टी के और सपा पार्टी के सवालों का जवाब दे दीजिए गौरव जी। वक्ता जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत पुरजोर तरीके से दर्द बयां किया शंकराचार्य जी का। आपको ध्यान होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जो ब्रह्मलीन हो गए स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो शंकराचार्य थे, उनसे एक प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न में पत्रकार ने सिर्फ इतना बोल दिया कि मोदी का पक्ष ले लिया और उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो जग जाहिर है कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव। दूसरी बात, अब मुक्तेश्वर उनकी जगह पर जो है उनके द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त भी नहीं किए गए और उनके शंकराचार्य का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरा, शिवपुरी के शंकराचार्य निशलानंद जी के यहाँ पैरल समानांतर नरसिंह राव जी ने अधोक्षानंद को शंकराचार्य बना करके खड़ा कर दिया। तो और आइए दक्षिण के श्रृंगेरी के शंकराचार्य कांची के जैन सरस्वती जी को कारागार में बंद करने का मुकदमा लगा करके दीपावली के दिन बंद करने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया था। उनको बड़ी शंकराचार्य याद आ रहे और इनको राम मंदिर याद आ रहा है। इस राम मंदिर को रोकने के लिए ये चाहते तो बहुत पहले हो जाता, न्यायालय में रोड़ा नहीं अटकाते। इनके नेता ने कहा था ना कि 2019 में फैसला नहीं आना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल जाएगा। और इनके बड़े बड़े वकील, कांग्रेस के वकील, राम मंदिर बनने के खिलाफ विरोध में खड़े होते थे न्यायालय में। और यहाँ तक कि राम सेतु को तुड़वाने का भी षड्यंत्र इनकी पार्टी ने उठाया था यूपीए की सरकार ने, और उस आंदोलन में बढ़ गया था रामेश्वर तक। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज कितना भी छाती फाड़े, कितना भी अपना लेयर दिखाए कि राममय होकर के दिखाए, लेकिन जनता इनकी सच्चाई को जानती है। आज तो इनकी यात्रा चल रही है, तथाकथित न्याय यात्रा हो या फिर इसके पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा हो, तो इनकी पहले वाली यात्रा का जो परिणाम है वो तो जनता ने दे दिया। वो तो खुश हो गई, उसकी हवा निकल गई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2 जगह इनकी सरकार चली गई, तो जनता का जनादेश इनको प्राप्त हो गया। 2024 में भी आसन जीत के खतरे दिखाई दे रहे हैं, आसन हार के खतरे इनको दिखाई दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार कह रही है भारतीय जनता पार्टी सनातन को, धर्म को, भगवा को कहीं ना कहीं टारगेट करती है। गौरव जी, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, और लगातार इस बात पर जोर देती जा रही है कि धर्म पर, सनातन पर, धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्व की राजनीति सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, भगवा की राजनीति सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। जी, हम खुले तौर पर इसको रिकॉर्डेड बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की ही राजनीति करती है, विपक्ष अधर्म की राजनीति करता है, फूट डालो राज करो की राजनीति करता है, तोड़ने की राजनीति करता है, हिंदू धर्म में जाति जाति में बांटने की, उसको कई खंड में टुकड़े करने की बात करता है। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। जो व्यक्ति आपसे सहमत ना हो, आप उन्हें गालियां देने लगेंगे, आप शंकराचार्य को मामले दिन जा कर देंगे। बात बताइए, अगर कोई राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएगा तो क्या वो राम विरोधी हो गया? स्वयंभू शंकराचार्य बन करके और उनसे आप बयान दिलवाइए और उसका लेवल पूरे हिंदू धर्म को संघर्ष में खड़ा करिए। पूरी देश की जनता बुरा मत है, पूरी देश की जनता क्या कर रहे हैं सर क्या कर रहे हैं? पीड़ा आपको हो रही है। सारी बात आपको। अनिल जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से
ये राम मंदिर का मुद्दा पूरा हाईलाइट किया जा रहा है, इससे विपक्ष को नुकसान फायदा या फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान फायदा? अनिल जी, सवाल आपसे। मसले बनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं, गुंडे को गोली मार रहा होता और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रदीप जी, सवाल मेरा अनिल जी से है। हम आपसे विनती कर रहे हैं कि देश के राम झूठ का सत्य का सहारा लेना बंद कर दीजिए। पक्ष में खड़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता को गुमराह मत करिए। रुकिए सर ऐसे नहीं सर, बस जी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुत्व और सनातन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी होती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी एक सच्चाई है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, जो कांग्रेस की इससे पहले 10 साल सरकार थी तो हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया, वो भी कहीं ना कहीं वो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कांग्रेस सरकार के समय गढ़ा गया। उन हिंदू झूठ बोलना, भगवा आतंकवाद के आरोप में जिन लोगों को अंदर किया गया था, प्रदीप जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया बोलने के लिए, गौरव जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया बोलने के लिए, लेकिन आप दूसरे की बारी में अगर ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे सर तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगी और आप भी नहीं समझ पाएंगे सर। सरकारों में बैठे सबीना मंत्री जिस तरीके से देश के किसानों को आतंकवाद के देश में थे, इस पर एक शब्द बोलेंगे क्या? ठीक है सर। अनिल जी, प्रदीप जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, दोनों ही लोगों को पूरा वक्त दिया है बात करने का, बीच में ना इंटरप्ट करे सर जी। वक्ता जी मेरा ये कहना है, ये बात सच और स्पष्ट है कि हिंदुत्व और सनातन में भारतीय जनता पार्टी बड़े मुख्य रूप से और बड़े स्पष्ट रूप से पक्ष में खड़ी होती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी पार्टियां सदम रूप से आती है, कभी आप इसको सॉफ्ट हिंदुत्व बोलती हो, वो कोशिश हुई है। इस बार जब चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम लिया था, कांग्रेस भी धीरेन्द्र जी के शरण में गई थी, वो उसका लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो आमतौर पर जो जनता में जो संदेश जा रहा है वो स्पष्ट जा रहा है कि हिंदुत्व और सनातन पक्ष में कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं आप देखिए, इस समय इंडी गठबंधन का सीट अलायंस का एक बड़ा मौका है। सबसे बड़ी जरूरत है कि इनमें आपस में सीट शेयरिंग हो जाए, ताकि ये लोग अपने अपने मामले में अपने अपनी सीटों पर लड़ जाए, खड़े हो जाए, अपने अपना मोर्चा संभाल ले। इस समय अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग के बारे में देखिए, आपको चुनाव का बिगड़ बच चुका है। एनडीए गठबंधन में होना चाहिए, एनडीए गठबंधन में अपने अपने हो गई क्या? अब बताइए, राजनीतिक प्रदीप जी आप बोल रहे तो मुझे बताते मैं चुप रहा करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बताइए ना मेरे को, एक तरफा आप देखिए, आप राजनीतिक एक तरफा बात करिए, आप समीक्षा एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई, जिसने आपको बता दिया है। मैं बोलूँ उसका जी? जी प्रदीप जी, जी एनडीए गठबंधन को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी थी, यूपीए से हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। प्रदीप जी सर रुकिए ना जी, अनिल जी कहिए। मात्र 3 महीने चुनाव बचे सर जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है सर। अच्छा ठीक है, प्रदीप जी को बोल देने दीजिए। अनिल जी रुकिए, प्रदीप जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कहिए सर, 10 सेकंड के अंदर अपनी बात पूरी कीजिए आप, कहिए। अनिल जी हो गया सर, हो गया सर।
आपने अपनी बात को पूरा कह लिया, एक दूसरे को सबको समझा लिया, क्या समझाना था? अब मैं सवाल कर लूं अशोक जी, किस किस तरह से लग रहा है कि आप सपा का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ करने की सोची जा रही है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, किसी भी और दल की अगर बात करें तो वहां पर बात बनती फिलहाल नजर आ नहीं रही है, जेडीयू की बात की जाए तो अभी तक वहां पर कुछ तय नहीं हो पाया है, आम आदमी पार्टी की बात करें कुछ तय नहीं हो पाया है, पश्चिम बंगाल की बात करें ममता बनर्जी ने साफ 2 शब्दों में मना कर दिया है, 2 सीट पर लड़ना है तो लड़ें वरना हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। बात सपा की करें तो क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में माना जाए भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक समाजवादी पार्टी का वर्चस्व सबसे ज्यादा है वहां पर। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत नहीं बनती है तो आगे का आपका पूरा प्लान क्या होगा? क्योंकि सबने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने अपना अपना पत्ता सेट कर लिया है, किसको यात्रा के जरिए इस लोकसभा चुनाव को साधना है और किसको राम मंदिर के नाम पर साधना है, समाजवादी पार्टी को किस पर साधना है? देखिए वक्ता जी, सबसे बड़ी बात है कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ा उठापटक चल रही है। ये सीट शेयरिंग तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है ना अशोक जी, इसलिए ऐसा लग रहा है, एक भी तस्वीर साफ नहीं है तो सवाल तो उठेगा। देखिए मैं आपको इसके पहले ही बताया था कि आरएलडी से सपा का जो टाई अप था, जो गठबंधन था 7 सीटों पे क्लियर हो गया। अब हमारा कांग्रेस से बचा हुआ है और हम लोगों को उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में वो मामला वो भी क्लियर हो जाएगा। यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम बंगाल है, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ है, चाहे जो भी इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल है वक्ता जी, ये देखिए इनका एजेंडा जो है ये नहीं है कि हम 2 सीट ज्यादा जीत लें, हम 2 सीट ज्यादा पा लें, एजेंडा ये नहीं है। एजेंडा दूसरा है, एजेंडा बहुत बृहद एजेंडा है और एजेंडा जो इस डेमोक्रेसी को लेकर के है, जो भी एजेंडा है सर, लेकिन अगर इतनी धीमी गति से चलेंगे तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएंगे सर? वो तो 4 कदम आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को मात देने की बात कहाँ 4 कदम आगे चल रही है वक्ता जी? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, जो भी सहयोगी दल हैं, एक भी दल से अभी गठबंधन की बातें नहीं शुरू हुई। उनके तो एक नेता है सुहेल देव वाले, उनको बेचारे को दिल्ली लखनऊ के बीच में धक्के खा रहे हैं कि दिल्ली वाले मार रहे हैं लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ वाले मार रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं। अभी तो सारी सिर्फ फुटअव्वल जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जितने सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के वक्ता जी, वो सब लोग बेचारे डर के चुपचाप बैठे हुए हैं। वो डर उनको है कि अगर हम मुंह खोलेंगे मोदी जी के सामने, शाह जी के सामने, तो कल को ईडी हमारे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ब्रह्मास्त्र है ना, जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल वो हर बार करती है। विधानसभा चुनाव में भी उसने उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी के नाम पर पूरे सारे चुनाव जीत गई। इस बार भी मोदी की गारंटी है, क्या मोदी के नाम पर किसी को सामने चेहरा बनाया जाएगा? इतनी लोकप्रियता है सर कि खड़े हो पाए आप? देखिए बड़ी आश्चर्यजनक लगता है हम लोग जब कोई मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल करता है। हाँ। आपको याद है ना, अभी बहुत दिन की बात नहीं है वक्ता जी, मोदी जी गारंटी दे रहे थे ना, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की मोदी गारंटी देता है। ये तो मोदी जी की महानता है कि उन्होंने उस भ्रष्टाचारी को डिप्टी सीएम भी बना दिया। तो इस तरह की अगर मोदी जी गारंटी देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता को मोदी जी की गारंटियों पे बहुत ज्यादा विश्वास होगा। ठीक है, वो चुनाव जीत गए जो हिंदी बेल्ट के 3 राज्य थे, लेकिन इसके बाद भी आप कहेंगे कि 10 लाख वोट उनका विपक्ष से कम था, कांग्रेस से कम था। तो ठीक है, हमारी जो अरिथमेटिक के हिसाब से वहां पे हार हुई है, लेकिन केमिस्ट्री सुधारने के लिए जो देश की जो केमिस्ट्री है उसको 63% जनता जो है मोदी जी के खिलाफ 2019 में वोट दी थी वक्ता जी। और ये 63% लोगों को कंसोलिडेट करने के लिए, उस केमिस्ट्री को सही करने के लिए इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे 27-28 घटक दल हैं, अपनी तरफ से सब लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस करके सीट शेयरिंग का मामला खत्म करेंगे। एक बात बताइए अशोक जी, इस बात को आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का ये जो जादू ये काम करता है? आपको लगता है ऐसा कि ये काम करता है? मोदी के नाम पे, मोदी की लोकप्रियता के नाम पर कहीं ना कहीं आपका ये जो भी आगे का कदम होता है वो फेल हो जाता है और ये मोदी मैजिक कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर हावी हो जाता है, ऐसा लगता है अशोक जी? देखिए ऐसा वक्ता जी, ये मोदी मैजिक या मोदी जी की गारंटी नहीं है, एक झूठ का फरेब का आवरण है। तो इसे जनता क्यों स्वीकार करती है? इसे जनता क्यों स्वीकार करती है? चल रहा तब तक चल रहा है। हाँ, इस झूठ के आवरण को मैं इसके पहले भी कह रहा था ना कि 2019 में इतना बड़ा पुलवामा और बालाकोट के बाद सेंटिमेंट्स का उभार हुआ था देश में। हाँ। उसके बाद देश की 38% मोदी जी को चुना था, 63% जनता मोदी के खिलाफ। ठीक है, मोदी जी, अरे उनका ठीक है केमिस्ट्री से
चुनाव जा रहे हैं, उनके पास सारी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें मदद मिल रहा है। चुनाव आयोग को अपने जेब में रखे घूम रहे हैं, ईडी को अपने जेब में रखे घूम रहे हैं, सब सारी सरकारी संस्थाओं को तो अपने जेब में कर लिए हैं। आपको याद है वक्ता जी, 2 मार्च 2023 का दिन, जिस समय संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया था ना कि ऐसे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव होगा, पैनल उसका गठन के लिए सीजेआई से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, प्राइम मिनिस्टर से, कैसे उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी जेब में करने के लिए उसमें से सीजेआई को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से। ठीक है अशोक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, एक प्रतिक्रिया मैं सबसे लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, लगता है कि ये मोदी मैजिक से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर हावी हो जाती हैं और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है 2024 में? नहीं, ये झूठ का पिटारा बहुत दिन तक नहीं चलता। ठीक है। पहली बार झूठ बोला गया कि 30 रुपए में डीजल, 50 रुपए में पेट्रोल, काला धन वापस आएगा, 5 लाख आपको मिलेगा, सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे। परिणाम क्या हुआ? काला धन आज से बड़े देश के अंदर है, बेरोजगार नौजवान लड़कियां जा रहे हैं, किसान आतंकवादी कहे जा रहे हैं। दूसरी बार था पुलवामा और नोटबंदी में इन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद उससे ज्यादा देश में बढ़ चुका है। पुलवामा में वो मुख्य आरोपी की जमानत हो चुकी है, जिस पर बहुत बड़ा आरोप था। अब आप निश्चित तौर पर देश का नौजवान, देश का किसान इन सवालों का जवाब, झूठे वालों का ठीक है अनिल गर्ग जी, ठीक है प्रदीप जी, प्रधानमंत्री सर वक्त की कमी है मेरे पास, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। अनिल गर्ग जी, लग रहा है मोदी मैजिक का ये जो कहीं ना कहीं एक जादू है वो चलता है, मोदी मैजिक अभी भी काम कर रहा है? वर्षा जी, दोनों गठबंधनों का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। इंडी गठबंधन का लक्ष्य 272 प्लस सीटें हासिल करना ताकि वो सत्ता में आ सके। ठीक है। एनडीए गठबंधन का लक्ष्य तो प्लस सीटें हासिल करना ताकि वो अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को 272 प्लस जाने में तो कोई कठिनाई नहीं है, यानी मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई ये है कि 400 प्लस का लक्ष्य ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हाँ, इंडी गठबंधन के लिए बड़ा लक्ष्य है, धुआं चल रहे हैं, जिस पर ढुलमुल चल रहे हैं, आपसे सीट शेयरिंग की बात है, हर पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी है। मुझे नहीं लगता ये 272 प्लस हासिल कर पाएंगे, मुझे लगता है ये अपना समर्थ यूं ही। चलिए, ये देखने वाली बात होगी। गौरव जी, ब्रह्मास्त्र आपके पास बहुत बड़ा है, लगातार इस बात के सबूत भी आप देते जा रहे हैं। विधानसभा में भी यही फॉर्मूला तैयार किया गया, मोदी की गारंटी और मोदी के नाम पर चुनाव और जीत हासिल हुई। लोकसभा में भी इसी फॉर्मूले पर उतरेंगे क्या? सर वक्त का समय कम है, जल्दी से खत्म कीजिएगा बात। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और पूरे विश्व में मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरे दुनिया के सभी नेताओं से ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की चली हुई सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं वो लोगों तक पहुंचे और देश का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो किसी न किसी योजना का लाभार्थी न रहा हो। इसलिए इस बात का पूर्ण भरोसा है कि इनकी झूठ की यात्रा इसी तरह से पंचर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है, विजयी रथ है, वो 2024 में भी सर चढ़ करके पूरे प्रचंड बहुमत के साथ अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही है वो कामयाब होता है या फिर जो आपके खिलाफ ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, न्याय यात्रा निकाली जा रही है, ये हावी होती नजर आएगी। वक्त कम बचा है इसलिए ज्यादा वक्त अब मैं दे नहीं पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।